गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो ऋग्वैदिक काल चल रहा था। ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको 2 वीडियो दिया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, जिससे कि इस वीडियो की समझ आपकी और भी अच्छी हो सके। ठीक है, सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज बीए क्लासेस। आई एम सुमित गुप्ता। तो मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास दे रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक काल में तीसरा। तो देखिए, आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल की आज हम सामाजिक स्थिति की बात करें। आप देखेंगे कि उस समय का समाज कैसा था, वहां के लोग कैसे थे, परिवार की स्थिति क्या थी, क्या चीजें वहां होती थी। ठीक है, तो आइए जानते हैं सामाजिक स्थिति। देखिए, ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। आज जैसे हम देखेंगे, बहुत अफसोस की बात है कि आज हम लोग संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ जा रहे हैं। लेकिन संयुक्त परिवार के अपने फायदे हैं। हाँ, आपको एडजस्ट करके रहना पड़ता है, लेकिन फायदे तो है। कभी भी मुसीबत के समय, कभी भी आप संकट में होते हैं या अन्य कोई बात होती है, आपके घर फंक्शन, उत्सव, शादी का या कोई भी माहौल होता है, तो अपने घर के लोग ही इतने हो जाते हैं कि एक बल मिलता है और आप वो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ बोरियत नहीं होता है, और क्या बोलते हैं, और भी कई चीजें हैं, आप सब समझ सकते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। दादा नानी नाती पोते के लिए नवत्री का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द होते हैं ना इन्वर्टेड कॉमा में, इस पर ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए ऋग्वैदिक काल में दादा नानी नाती पोते, इसके लिए क्या यूज किया जाता था? नवत्री का यूज किया जाता था। ठीक है, नवत्री का प्रयोग किया जाता था। समाज जो था पितृसत्तात्मक होता था, यानी आज भी हम देखेंगे बहुत से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। जैसे आज भी हमारे घर में पापा जो होते हैं वो जाते हैं, काम करते हैं। कई लोगों की मम्मी भी काम करती होंगी, कई लोगों की मम्मी हाउसवाइफ होंगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं मेल डोमिनेटेड का मतलब क्या है। जो मुख्य डिसीजन था, जो परिवार के घर के मेन डिसीजन थे, वो पिता लेते थे। ठीक है, तो समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। ठीक है, उसके बाद इसका मुखिया क्या होता था? पिता होता था। इसे क्या कहते थे? कुलप कहा जाता था। जो मुखिया पिता होता था उसको कुलप कहा जाता था। महिलाओं को उस समय में, बीच में पता नहीं भारत को क्या हो गया था, विदेशी जो इन्वेडर्स थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, जिन्होंने हम पे अटैक किया, उन्होंने हम पे अपनी संस्कृति थोप दी लगता है। महिलाओं की स्थिति देखिए ऋग्वैदिक काल में आप बहुत अच्छी पाएंगे। महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। स्त्रियां यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये तीनों बुराइयां नहीं। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। बाद में पता नहीं किसने कह दिया उपनयन संस्कार नहीं होगा महिलाओं का। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह प्रचलन में था, यानी लोगों की एक ही वाइफ होती थी। ठीक है, सामान्यतः एक वाइफ वाली शादियां होती थी। अब तो कानून है, आप ज्यादा कर ले सकते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह प्रचलन में था। दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था। लेकिन दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन जो कन्या को विवाह के समय उपहार दिया जाता था उसको कहते थे वहतु। क्या कहते थे? वहतु कहते थे। शिक्षा पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध था। बीच में आप देखेंगे, अभी जब हम आगे मेडिवल पीरियड भी आपको बताएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि पता नहीं क्या हुआ था, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। पता नहीं क्या हुआ, नहीं समाज गिरते गया। देखिए, गिरावट जो है ना समाज में हमारी आते गए। हम पहले ऊपर थे, नीचे आए, अब फिर ऊपर जा रहे हैं। तो देखिए, शिक्षा पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपादा एवं विश्वाला जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऋग्वैदिक काल इतना उन्नत था। अब देखिए आगे, आजीवन विवाहित रहने वाली कन्या, इसको अमाजु कहते थे। जो शादी नहीं कभी करती थी उसे अमाजु कहते थे। विषम परिस्थितियों में पुत्र प्राप्ति हेतु नियोग प्रथा स्वीकार की गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये इमरजेंसी प्रोविजन था, ऐसा नहीं कि हर समय। ठीक है, ये एक इमरजेंसी प्रोविजन था, ऐसा नहीं है कि हर समय। विषम परिस्थितियों में
नियोग प्रथा स्वीकार की गई। नियोग प्रथा में क्या होता था, एक स्त्री अपने भाई के पति से, अगर वो भाई जो है वो पुत्र देने में सक्षम नहीं है तो भाई के पति से पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। ठीक है, आज जो थे वो मांसाहार और शाकाहार दोनों प्रकार के भोजन करते थे, यानी वो मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, जैसा कि आज भी होता है। सोम एक रस है जो शायद औषधि के रूप में यूज होता है, सोया आप जानते हैं शराब को बोलते हैं, तो सोम और शराब दोनों का प्रचलन था। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन, चर्म के बने होते थे, यानी वो सूत यानी जो खेत से मिलता है, ऊन जो हमें पशुओं से मिलता है, और चर्म जो पशुओं से मिलता है, इन तीनों के बने होते थे। ओके, आर्य समाज में विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता था, तो दो तरह का विवाह होता था। ठीक है, भारतीय समाज में एक ऐसा है जहाँ पे विवाह को संस्कार माना गया है, और संस्कार शब्द भारतीय शब्द ही है, अन्य किसी भी जाति संप्रदाय में ऐसा शब्द नहीं यूज हुआ है। तो अनुलोम विवाह था, प्रतिलोम विवाह था। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि हाई कास्ट का ग्रूम होता था, यानी दुल्हा जो था वो उच्च जाति का होता था, और जो दुल्हन जो थी वो निम्न जाति की होती थी। ये होता था अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता था, दुल्हन जो थी वो उच्च जाति की होती थी और जो दुल्हा था वो निम्न जाति का था। भीषज, भीषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए होता था। वैद्य, भीषज अश्वनी देवताओं को कहा जाता था। ठीक है, मृतकों का प्रायः दाह संस्कार होता था, कभी कभी दफनाते थे। मैं एक और चीज यहाँ बता दूं, ऋग्वेद में ही आपको सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के चिन्ह मिलते हैं। ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था के चिन्ह मिलते हैं। ऋग्वेद का 10वां मंडल है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है, जिसमें वर्ण व्यवस्था के चिन्ह मिलते हैं। तो 10वें मंडल में कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, मुख से कौन पैदा हुआ? ब्राह्मण पैदा हुए। भुजाओं से कौन पैदा हुए? क्षत्रिय पैदा हुए। जांघों से कौन पैदा हुए? जांघों से आपके वैश्य पैदा हुए। और उनके पैर से कौन पैदा हुआ? उनके पैर से शूद्र पैदा हुए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये जिक्र मिलता है। साथ ही साथ ऋग्वेद में ही आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति यही समाप्त होती है।